Dear students, today we are going to learn Henry Fayol's 14 Principles of Management in OCM subject chapter number 1, Principles of Management. In last lecture, we have learned the significance of Principles of Management and nature of Principles of Management. Now in this lecture, we are going to learn the principles, what are the principles of management and who has given the 14 principles of management. Let's see the Henry Fayol's 14 principles of management. Means Henry Fayol has given 14 principles of management. Henry Fayol, who was Henry Fayol? Henry Fayol was a French mining engineer who turned to a leading industrialist and a successful manager. हेनरी फयोल फ्रेंच का एक माइनिंग इंजीनियर था, उसके बाद जो है एक इंडस्ट्रियलिस्ट और एक सक्सेसफुल मैनेजर बन गए। तो हेनरी फयोल एक वेल नोन फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर है जिसने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स दिए। आफ्टर कंडक्टिंग मेनी एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, फयोल प्रपोज्ड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हेनरी फयोल में माइनिंग इंजीनियर का काम करते करते उसने कई मैनेजमेंट एक्सपेरिमेंट्स किए ऑर्गेनाइजेशन में। उस एक्सपेरिमेंट्स और उस ऑब्जर्वेशन को कंडक्ट करने के बाद हेनरी फयोल ने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स को डेवलप किया। तो वो इंजीनियर रहते हुए काफ़ी उसने मेहनत की, काफ़ी ऑब्जर्वेशन किया, काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया ऑर्गेनाइजेशन पर, ऑर्गेनाइजेशन के काम पर। तो उसके बाद उसने क्या बनाया, मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स बनाए। ड्यू टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल थॉट, ही इज़ कॉल्ड एज फादर ऑफ मैनेजमेंट, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। हेनरी फयोल के मैनेजमेंट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन उसने दिया है, उसने जो मेहनत की है, जो एक्सपेरिमेंट किया, जो ऑब्जर्वेशन किया, एक मैनेजमेंट थ्योरी बनाई, तो इसके लिए हेनरी फयोल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है मैनेजमेंट थॉट पर। तो मैनेजमेंट के लिए काफ़ी प्रिंसिपल्स बनाया। अभी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं, हमने नेचर और प्रिंसिपल्स में देखा कि एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, जनरल गाइडलाइंस मैनेजर्स के लिए, जिसे मैनेजर अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करता है अब बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए। ठीक है, तो इज़ दैट क्लियर? हु हैज़ गिवन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? हेनरी फयोल। एंड हु इज़ हेनरी फयोल? हेनरी फयोल इज़ अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर and he conducted many experiments and observation. After conducting many experiments and observation in the organization, he developed 14 principles of management. And due to his contribution to the management thought, he is known as father of modern management. तो modern management का इसको father कहा जाता है। ठीक है, अब इसके प्रिंसिपल जो होते हैं, जो 14 प्रिंसिपल्स इसने बनाए हैं, इसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट किया गया है और उसको फॉलो किया जाता है। तो इतने इसका इम्पॉर्टेंट है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसके प्रिंसिपल को फॉलो करता है वो बिज़नेस में सक्सेस अचीव करता है। तो इसलिए ये सजेशन दिया जाता है कि हर बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन ने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए बिज़नेस में सक्सेस अचीव करने के लिए। तो अब मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल जो है हेनरी फयोल ने क्या, कौन से प्रिंसिपल दिए, हम वन बाय वन देखते हैं। तो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। तो पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, हेनरी फयोल सेज दैट द वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग द एम्प्लॉयज़ एज पर देयर कैपेबिलिटीज़, देयर नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड skills. There are different work in the organization such as financial, auditing, managerial, marketing and advertising. So all these work should be divided according to their skills and abilities. तो पहला प्रिंसिपल जो है हेनरी फयोल का, तो ये बताता है कि मैनेजमेंट जब हमको करना है वर्क के ताल्लुक से, डिवीज़न ऑफ वर्क के ताल्लुक से, तो वर्क इस तरह से डिवाइड होना चाहिए कि सारे एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं उनकी एबिलिटी, उनकी स्किल, उनका एक्सपीरियंस को नज़र में रखते हुए उनके कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से वर्क को डिवाइड
करना चाहिए। बहुत सारे वर्क होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अकाउंटिंग वर्क होता है, मार्केटिंग होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है और बहुत सारे मैनेजरियल वर्क होते हैं, ठीक है। तो ये सारे वर्क का डिवीज़न हेनरी फेयल के मुताबिक कैसे होना चाहिए, उसकी स्किल, उसकी एबिलिटी, एक्सपीरियंस, नॉलेज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से वर्क को डिवाइड करना चाहिए। तो बहुत ही बेटर प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल फॉलो हम करेंगे तो यहाँ पर वर्क डिवाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज़ एंड क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। सेकेंड प्रिंसिपल आप देख रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक द डिसीजन and authority and responsibility should go hand in hand. There is a combination of authority and responsibility. If authority is given to the manager to complete his task, then the manager will be held responsible for completing that task. It means authority and responsibility are the two sides of the same coin. तो इस प्रिंसिपल के मुताबिक हेनरी फेयल ये कहता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दोनों साथ साथ चलने चाहिए। अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन लेने का पावर। तो जब हम किसी मैनेजर को डिसीजन लेने का अथॉरिटी देते हैं तो उस मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल समझा जाएगा उस काम को पूरा करने के लिए। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ चलने चाहिए। किसी भी हम मैनेजर को जब हम अथॉरिटी दे रहे हैं तो उस काम के लिए वही मैनेजर क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो इस तरह से मैनेजमेंट होना चाहिए। जब हम अथॉरिटी दे रहे हैं तो उस हिसाब से जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है उस पर्सन की बनती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन इज रिलेटेड विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड रिस्पेक्ट रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑल द एम्प्लॉयज़ should obey the rules and regulations and follow all the rules of the organization, because discipline is very important for the successful running of the business organization. If there is no discipline, then the target or goals cannot be achieved. Therefore there should be the proper coordination between the manager and employees. तो इस प्रिंसिपल के मुताबिक प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन का मतलब होता है कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को सारे एम्प्लॉयज़ ने फॉलो करना चाहिए। मैनेजर के जो भी ऑर्डर्स होते हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, जो भी गाइडलाइंस होते हैं उसको रिस्पेक्टफुली जो है कंप्लीट करना चाहिए। तो डिसिप्लिन हर जगह इम्पॉर्टेंट होता है। आप देखते हैं क्लासरूम में डिसिप्लिन होना चाहिए, है ना। घर में हम डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं बड़ों के सामने, तो उसी तरह से हेनरी फेयल कहता है कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में भी डिसिप्लिन जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अगर एम्प्लॉयज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर काम करेंगे और एम्प्लॉयज़ और मैनेजर में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा तो हम बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स ऑर्डर। So according to this principle, all the employees should get the order from one superior. There should be order from only one man, one manager. If there are more than one superior, there are more than one order, then employees will get confused how to work and how to complete the task. They will not be able to take the decision. Therefore there should not be any confusion. If there is order from only one person, employees will not get confused. They work according to the order of only one superior. तो इस प्रिंसिपल के मुताबिक हेनरी फेयल ये कहता है कि यूनिटी ऑफ कमांड में यूनिटी होनी चाहिए। यानी ऑर्डर जो दे रहा है, ऑर्डर देने वाला एक पर्सन होना चाहिए, एक सुपेरियर से ऑर्डर आने चाहिए सारे एम्प्लॉयज़ के लिए, सारे सबऑर्डिनेट्स के लिए। अगर ऑर्डर एक से ज़्यादा पर्सन से आते हैं तो एम्प्लॉयज़ कंफ्यूज होते हैं किसका ऑर्डर सुने, किसकी बात को माने, ठीक है। तो अगर एक पर्सन से हमको ऑर्डर मिल रहे हैं तो उसको समझने में और उसके ऊपर काम करने में जो है आसानी होती है। तो इसलिए इस प्रिंसिपल को जो है इंट्रोड्यूस किया है हेनरी फेयल ने।
नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब इस प्रिंसिपल के मुताबिक हेनरी फ्यूएल क्या कहना चाहता है हमको देखना है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजर should focus on one plan for the whole group and for the whole organization, and all the employees should be directed toward the achievement of the organization given by one manager and in one direction। तो इस प्रिंसिपल के मुताबिक हेनरी फ्यूएल कहता है कि सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्लान होना चाहिए, एक डायरेक्शन पर सारे लोग काम करना चाहिए। जैसे मैनेजमेंट आपको पता है ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, तो इस प्रिंसिपल के मुताबिक हेनरी फ्यूएल ये कहना चाहता है कि सारे एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट किस तरह से करना चाहिए, टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, नॉट एन इंडिविजुअल गोल। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए एक डायरेक्शन पर काम करना चाहिए। देयर शुड बी वन मैनेजर एंड वन डायरेक्शन एंड वन प्लान फॉर all the employees to achieve the objectives of organization। Next है principle of subordination of individual interest to general interest। So according to this principle Henry Fewell says that there should not be given more emphasis on individual interest rather than group interest or interest of the organization। Why? If we give the more importance to the individual interest, then we cannot achieve the objectives of the organization। So manager should try to tell all the organization that they should not give importance to their individual interest, they should give importance to the organizational interest। It means they should focus on to achieve the objectives of organization as a whole। For example, if there is a cricket match is going on, all players are thinking that about winning the match rather than their individual record। ठीक है, क्रिकेट मैच चल रहा है तो आप देखते हैं कि सारी टीम जो होते हैं, सारे मेंबर जो होते हैं, सारे प्लेयर्स जो होते हैं, ये सोचते हैं कि मैच को किस तरह से जीतना चाहिए। ठीक है, अगर वो अपना पर्सनल रिकॉर्ड बनाना चाह रहा है, मैच को जिताना नहीं चाह रहा है, तो वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है। तो इसलिए हेनरी फ्यूएल कहता है कि कोई भी जो है अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सो दिस प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन इज रिलेटेड विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पावर एंड अथॉरिटी। In most of the organization, the authority and powers are in the hands of few people or only one people। It is suitable for small scale organization, but in large scale organization there should be the decentralization of the powers and authority। So Henry Fewell says that there should be the proper balance between centralization and decentralization of authority and power। तो इस प्रिंसिपल के मुताबिक हेनरी फ्यूएल ये कहता है कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। तो जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में पावर और अथॉरिटी कुछ लोगों के हाथ में होती है या फिर किसी सिंगल पर्सन के हाथ में होती है। ठीक है, हेनरी फ्यूएल ये कहता है कि पावर और अथॉरिटी सिंगल पर्सन या कुछ लोगों के हाथ में रहना सूटेबल वहाँ पर है जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ स्मॉल है। अगर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए पावर ऑफ अथॉरिटी का। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर हम एक ही आदमी के हाथ में हम जो है पावर्स नहीं दे सकते, एक ही आदमी के हाथ में हम अथॉरिटी नहीं दे सकते। तो इसलिए तो पावर और अथॉरिटी जो है लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर के अंडर जितने भी जो है सब मैनेजर काम कर रहा है, सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं। ठीक है, तो असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहे हैं, वहाँ पर देना चाहिए। ठीक है, तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो हम सिर्फ एक आदमी के हाथ में जो है पावर दे रहे हैं डिसीजन लेने का, तो डिले इन डिसीजन होता है, तो सबको वेट करना पड़ता है टॉप लेवल से जो है हमको
क्या आना चाहिए, ऑर्डर आना चाहिए। तो इसलिए हेनरी फेल कहता है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में प्रॉपर बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन। प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन मीन्स सैलरी और वेजेस पेड टू द एम्प्लॉयज़। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हेनरी फेल सेज दैट देयर शुड बी द फेयर रिम्यूनरेशन given to the employees according to their skill, educational qualification and according to their designation, and remuneration should be provided in time because the employees will get satisfied after getting the remuneration in time and they will work to increase the productivity of the organization. There should not be delay in the payment of salary and wages of the employees. तो इस प्रिंसिपल के मुताबिक हेनरी फेल क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन यानी एम्प्लॉयज़ को जो सैलरीज जो वेजेस दी जाती है वो टाइम पर दी जानी चाहिए और इनका रिम्यूनरेशन और वेजेस जो फिक्स किया जाता है उनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, उनका एक्सपीरियंस और उनके टैलेंट के बेसिस पर पे करना चाहिए। तो टाइम पर रिम्यूनरेशन जब हम देंगे, सैलरी देंगे, वेजेस देंगे तो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं सेटिस्फाइड होते हैं। अगर डिले करते हैं तो उनके अंदर एफिशिएंसी नहीं होती है और वो काम को जो है एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं करते, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी डाउन होती है और सेल डाउन होता है, जिससे हमारा प्रॉफिट पर असर पड़ता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्कॉलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्कॉलर चेन, स्कॉलर चेन मीन्स इट इज़ द फ्लो ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल। स्कॉलर चेन का मतलब होता है अथॉरिटी का फ्लो होना टॉप लेवल, ऊपर से नीचे तक की तरफ जो है अथॉरिटी आना। ठीक है। फॉर बेटर कम्युनिकेशन, सो स्कॉलर चेन इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। हियर द मैसेजेस, इंफॉर्मेशन, ऑर्डर्स आर कमिंग फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल, but this method was followed in traditionally the manager used to transfer their message through their assistant manager, then foreman, then supervisor, then to the employees. But in this modern business organization, if you want to do the direct communication and cross communication, then the organization has to follow the small scholar chain. So traditional scholar chain was a large scholar chain and now modern scholar chain is a small scholar chain where direct communication and cross communication is taken, and that direct communication and cross communication is known as gang plan. तो स्कॉलर चेन का मतलब आपको समझ में आया कि यहाँ पर अथॉरिटी का फ्लो हो रहा है, कहाँ से, टॉप लेवल से लोअर लेवल पर। किसके लिए फ्लो हो रहा है अथॉरिटी का, कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है। तो ट्रेडिशनली जब कम्युनिकेशन किया जाता था अथॉरिटी से जो एम्प्लॉयज़ की तरफ आते थे तो यहाँ पर काफ़ी लेंदी और लॉन्ग प्रोसेस होता था। मैनेजर, टॉप लेवल के मैनेजर से आ रहा है असिस्टेंट मैनेजर के पास, फिर सुपरवाइज़र, फोरमैन, फिर उसके बाद एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पर हमको डिसीजन लेने में काफ़ी डिले होता था। ठीक है। तो आज के मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में डिसीजन हमको फास्ट लेना है तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना होता है, क्रॉस कम्युनिकेशन करना होता है। तो इस मेथड को फॉलो किया जाता है। तो जब डायरेक्ट कम्युनिकेशन और क्रॉस कम्युनिकेशन किया जाता है तो उसको गैंग प्लान कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हेनरी फेल सेज दैट देयर शुड बी द ऑर्डर इन placement of the employees. It means the right people should be placed at the right place. So this principle says that according to the qualification, experience and capabilities of the employees should be posted on right job at the right time. So it creates the efficiency in the organization and work can be done efficiently. तो हेनरी फेल इस प्रिंसिपल के मुताबिक कहता है कि राइट पीपल का रिक्रूटमेंट जो होना चाहिए वो राइट जॉब, राइट प्लेस पर होना चाहिए और राइट टाइम पर करना चाहिए, यानी ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है। तो ऑर्डरली जो यहाँ पर वर्क होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है इक्वल। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल Henry Fell says that there should be the equal treatment with all the employees while giving
or while allotment of work, delegation of authority and giving different tasks, there should be the equity. Manager should not discriminate among the employees. The work should be divided according to their capacities. There should be the equal treatment in case of delegation of authority, in case of given work and in case of distribution of remuneration. तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है यहाँ पर किसी के साथ, किसी भी एम्प्लॉयज़ के साथ जो है अलग अलग बर्ताव नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सारे एम्प्लॉयज़ के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए। मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब उसको एम्प्लॉयज़ को काम दिया जा रहा है, कोई अथॉरिटी दी जा रही है या फिर उसको रिम्यूनरेशन दिया जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों में इक्वालिटी होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेनर। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेनर, टेनर मीन्स पीरियड ऑफ टाइम। So according to this principle, Henry Fayol says that at the time of recruitment of the employees, there should be the stability of tenure or job security, because job security creates the sense of belongingness among the employees. If the employees feel insecure about their job, then they do not work with honesty and it affects on the productivity of the organization. Therefore, Henry Fayol says that there should be the stability of tenure. It means the employee should be appointed for a long period of time, not for on temporary basis. They should appoint on permanent basis. तो इस प्रिंसिपल के मुताबिक हेनरी फेयल कहता है कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर यानी जो पीरियड होता है एम्प्लॉयज़ का अपॉइंटमेंट करने का, उसका पीरियड जो होता है लॉन्ग टाइम का होना चाहिए। यानी टेम्प्रेरी बेसिस पर एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट नहीं करना चाहिए। परमानेंट बेसिस को अगर हम अपॉइंट करेंगे एम्प्लॉयज़ को, तो हम उनको एक जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। अगर एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है तो एम्प्लॉयज़ जो है अपने आप को जो है ऑर्गेनाइजेशन का एक असेट समझते हैं, ठीक है, और इफ़िशेंसी से काम करते हैं। अगर उनके अंदर इनसिक्योरिटी आती है तो वो इफ़िशेंटली काम नहीं करते, जिसका असर हमारी प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स टू गिव अथॉरिटी और टू अलाउ द एम्प्लॉयज़ टू वर्क वॉलंटरीली विथ इनोवेटिव मैनर। इट मीन्स द मैनेजर should give a chance or authority to think the employees according to the innovative manners, and they should create their own ideas and should take the initiatives. Manager should always welcome the initiative by conducting the discussion with the employees. Therefore, the employees can work in an innovative manner with the new ideas, which will definitely help the organization to increase the profitability of the organization. तो इस प्रिंसिपल के मुताबिक प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ को इजाज़त देना कि वो अपने तौर पर अपनी मर्ज़ी से काम करें और इनोवेटिव मैनर में कुछ नए आइडियाज़ के साथ काम करें। तो मैनेजर ने हमेशा जो है एम्प्लॉयज़ के इनोवेटिव आइडियाज़ को वेलकम करना चाहिए। एम्प्लॉयज़ अपने मर्ज़ी से जो है कुछ नया करना चाहती है तो इसकी इजाज़त देना चाहिए। इससे बेनिफिट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन को होता है और जिससे प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी जो है इंक्रीज़ हो सकती है। तो अगर हम इसकी इनिशिएटिव की इजाज़त देंगे तो एम्प्लॉयज़ इंडिपेंडेंटली जो है वर्क कर सकते हैं, अपने ओन डिसीजन ले सकते हैं। इसके बाद लास्ट प्रिंसिपल हम देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट द कॉर्प्स। प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट द कॉर्प्स इज़ रिलेटेड विद टीम वर्क्स। तो टीम वर्क से ये जो है प्रिंसिपल रिलेटेड है, ठीक है। Henry Fayol says that there should be the teamwork in the organization. There should be the spirit of teamwork among all the employees. Spirit the corps means the union is strength. So the objectives of the organization are achieved with the help of the union and group of employees. So Henry Fayol says that the manager should create the team spirit among all the employees to achieve the organizational objectives. तो इस प्रिंसिपल के मुताबिक हेनरी फेयल ये कहता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके अंदर क्या होना चाहिए, टीम स्पिरिट होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, सब मिलकर काम करना चाहिए, ठीक है। जो यूनियन जो होती है वो ताकतवर होती है। अगर आप इंडिविजुअली वर्क करेंगे
तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अगर वही काम आप टीम के साथ करेंगे तो काम जल्दी से पूरा होगा और टारगेट जो है इजीली अचीव किया जा सकता है। तो इसलिए मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर जो है टीम वर्क को क्रिएट करे, ताकि जो है ऑल एम्प्लॉय शुड वर्क विथ टीम वर्क। ठीक है, तो ये 14 प्रिंसिपल्स आज हमने सीखे हैं मैनेजमेंट के। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है, हर साल एग्जामिनेशन में ये प्रिंसिपल्स आपको पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के लिए या फिर 8 मार्क्स के लिए लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चन पर पूछा जाता है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्यूएल। ठीक है, तो नेक्स्ट पीरियड में हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।